हेलो स्टूडेंट, मैं नीतीश चौहान। आज फिर आप लोगों के सामने हिस्ट्री का चैप्टर 1 जो क्लास 10th के लिए इम्पोर्टेंट है वो लेके आया हूँ। ठीक है, इससे पहले वीडियो में हम लोग गुसिपी मजीनी के बारे में पूरा पढ़ चुके थे। इसमें हम लोग देखेंगे द एज ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है, द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 से लेकर 1848 तक था, लगभग 18 साल के लिए। ठीक है, और इस 18 ईयर्स में ही ना जितने भी लिबरल्स थे वो सब रिवॉल्यूशंस कैरिड आउट किए। और ये रिवॉल्यूशंस कहाँ पे हुआ सबसे ज़्यादा? यूरोप में, जर्मनी में, इटली में, ये सब में। इस रिवॉल्यूशन को दो भाग में बांटा गया है, एक तो जुलाई रिवॉल्यूशन, एक ग्रीक रिवॉल्यूशन। तो जुलाई रिवॉल्यूशन का अगर हम लोग बात करें तो जुलाई रिवॉल्यूशन दो जगह पे हुआ था, एक फ्रांस में यानी कि फ्रेंच में जब हुआ, और एक बेल्जियम में हुआ। तो फ्रेंच में क्या हुआ रिवॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। फ्रेंच में जो ट्रीटी ऑफ वेना के बाद बॉर्बन किंग को रीस्टैब्लिश्ड किया गया था, उसको लिबरल रिवॉल्यूशनरीज क्या किए, ओवरथ्रो कर दिए फिर से। ठीक है, इसके बाद फ्रांस में फिर से एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गया, और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाने के बाद लुइस फिलिपी को वहाँ पर इंस्टॉल मतलब हेड बना दिया गया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दिया गया लुइस फिलिपी को। ठीक है, क्या हुआ, बॉर्बन किंग को हटा दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाया गया, और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में वहाँ पे फ्रांस में किसको हेड बनाया गया? लुइस फिलिपी को। बेल्जियम में अगर हम लोग बात करें तो बेल्जियम पहले यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड के कंट्रोल में था। यहाँ के भी लोग चाहते थे कि हम यहाँ से फ्री हो जाए। ठीक है, इसीलिए बेल्जियम ब्रोक अवे फ्रॉम द यूके ऑफ नीदरलैंड। बेल्जियम जो है नीदरलैंड के यूके से एकदम अलग हो गया। ठीक है, ग्रीक रिवॉल्यूशन का अगर हम लोग बात करें तो ग्रीक सिंपली अगर हम लोग बात करें ना तो एक ऐसा जगह था जो एक टाइम में ऑटोमन एम्पायर का एक पार्ट था। ठीक है, 15th सेंचुरी के अराउंड ऑटोमन एम्पायर का एक पार्ट था। पीपल ऑफ ग्रीक डिमांडिंग, यहाँ के लोग, ग्रीक के लोग भी ना ये डिमांड कर रहे थे कि भाई हमारा भी अपना एक फ्रीडम होना चाहिए, यानी कि हमारा भी अपना एक कंट्री होना चाहिए दूसरे कंट्री के जैसा। ठीक है, जिसमें हम लोगों को आज़ादी होगा। तो 1821 में होता क्या है कि ग्रीक्स स्टार्टेड स्ट्रगलिंग फॉर इंडिपेंडेंस। जो ग्रीक्स है ना वो इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल करने लगते हैं। ठीक है, और ऑटोमन एम्पायर से अलग होना चाहते हैं, लेकिन ग्रीक के लोग इतने पावरफुल नहीं थे कि वो ऑटोमन एम्पायर से अलग हो सके। ठीक है, दे गॉट, अब ग्रीक के लोगों को एक वेस्टर्न यूरोपियन देश जो है ना हेल्प करता है। ठीक है, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। इसके साथ साथ ग्रीक में जो कुछ पोएट्स और आर्टिस्ट थे वो लोग हेल्प करते हैं ग्रीक को ऑटोमन एम्पायर से अलग होने में। समझ में आया ग्रीक रिवॉल्यूशन? ग्रीक पहले अगर हम लोग बात करें 15th सेंचुरी में तो ऑटोमन एम्पायर का एक पार्ट था। ग्रीक के लोग भी फ्रीडम चाहते थे, कंट्री से हटना चाहते थे, इसीलिए वो लोग भी आज़ादी के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल करने लगे। लेकिन ग्रीक के लोग इतने पावरफुल नहीं थे। बाद में ग्रीक के लोगों को वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ का सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा ग्रीक के पोएट्स, आर्टिस्ट, इनका सपोर्ट मिलता है। ठीक है, तब जाके 1832 में एक ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल साइन होता है। ठीक है, और इस ट्रीटी के अनुसार ग्रीक को एक इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया जाता है। समझ में आया ग्रीक रिवॉल्यूशन में क्या हुआ? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द रोमांटिक इमेजिनेशंस एंड नेशनल फीलिंग्स। देखिए, बड़े बड़े जो पोएट्स थे ना उनका मानना था कि ये जो नेशनलिस्ट की भावना है ना सिर्फ लड़ाई झगड़ों से नहीं होती है, सिर्फ वॉर से नहीं आता है या टेरिटरी एक्सपेंशन से नहीं आता है। ठीक है, तो नेशनलिस्ट की जो भावना है, फीलिंग है, वो तुम्हारे कल्चर से भी आता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे एक नया वर्ड आया, रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म क्या होता है? तो रोमांटिसिज्म बेसिकली एक कल्चरल मूवमेंट था जो नेशनल सेंटिमेंट्स को दिखाता था, दर्शाता था। ठीक है, ये एक कल्चरल मूवमेंट होता था जो किसको दिखाता था? नेशनल सेंटिमेंट। ठीक है, इसमें बहुत सारे पोएट्स और आर्टिस्ट लोग अपने अपने आइडियाज़ को स्प्रेड करते थे, किसके थ्रू? आर्ट्स के थ्रू, पोएट्रीज के थ्रू, स्टोरीज के थ्रू, म्यूज़िक के थ्रू। ठीक है, इसी में एक जर्मन फिलोसोफर थे जॉन गॉटफ्राइड। ठीक है, इन्होंने अपना फीलिंग शेयर किया
कि द रियल कल्चर वॉज द कल्चर ऑफ कॉमन पीपल। जो रियल कल्चर है ना वो सिंपली वही कल्चर है जो कॉमन पीपल फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, और वो है डास वोल्क। और कल्चर इज द ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन। कल्चर को फॉलो करना, ठीक है, किसी भी नेशन के कल्चर को फॉलो करना ही ट्रू स्पिरिट कहलाता है। समझ में आया यहाँ पे। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट। 1830 में अगर हम लोग बात करें तो ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप आया, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली लॉस हुआ यूरोप में, ठीक है। धीरे धीरे पॉपुलेशन भी बढ़ते जा रहा था, पॉपुलेशन बढ़ रहा था तो ऑब्वियस है अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, ठीक है, जिसके कारण जो लोग हैं ना वो माइग्रेट करने लगे कहाँ, विलेज से सिटीज़ के तरफ, किसके तलाश में, एम्प्लॉयमेंट के तलाश में, ठीक है, जिसके कारण सिटीज़ में स्लम्स क्रिएट होने लगे, स्मॉल प्रोड्यूस्ड होने लगा, टाउन्स, छोटे छोटे टाउन्स बनने लगे, ठीक है। और जो टाउन्स में जो भी इंपोर्ट होता था वो भी इंपोर्ट होना बंद हो गया, चीप मशीन्स वगैरह भी नहीं यूज़ होने लगा, ठीक है। और यूरोप के जो बड़े बड़े टाउन्स थे उनको भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ, ठीक है, क्योंकि चीप मशीन्स एक्सपोर्ट होने लगा और उन्हीं के द्वारा गुड्स भी इंग्लैंड से एक्सपोर्ट होने लगा। तो बात अगर हम लोग बात करें तो 1830 इकोनॉमिक के यूरोप के लिए इकोनॉमिकली बहुत बढ़िया नहीं रहा, ठीक है। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट आ गया, लोग माइग्रेट करने लगे, पॉपुलेशन ग्रो अप हो गया, इकोनॉमिक डाउनफॉल में चला गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ख़त्म हो गया। धीरे धीरे इसके कारण फूड का जो प्राइस है ये बढ़ने लगा और उसी टाइम में हार्वेस्ट तुम्हारा एग्रीकल्चर भी ख़राब हो गया उस कंट्री का, तो लोग पुअर और पुअर होते चले गए। 1848 में हुआ क्या कि पीपल फ्रॉम पेरिस ऑफ फ्रांस रिवॉल्टेड ड्यू टू दिस। पेरिस के जो लोग हैं ना वो लोग इस फूड प्राइस के कारण, राइज इन फूड प्राइस के कारण रिवॉल्ट करने लगे, ठीक है। और ये रिवॉल्ट किंग लुइस फिलिपी जब ये रिवॉल्ट देखे, ठीक है, और ये रिवॉल्ट इतना बड़ा था ना, आफ्टर सीइंग दिस द किंग लुइस फिलिपी रैन अवे एंड द नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड द रिपब्लिक। ये रिवॉल्ट इतना बड़ा था पेरिस के लोगों के द्वारा कि लुइस फिलिपी जो है ना वो देख के वो डर के मारे भाग गए, ठीक है। और डर के मारे भागने के बाद अब फिर से नेशनल असेंबली एक बार और क्या हो गया, रिपब्लिक हो गया, यानी फिर से अभी नेशनल असेंबली पे कोई रूल नहीं कर रहा था। अब फ्रांस भी अभी भी अब क्या बन गया, एक नेशन स्टेट बन गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि आफ्टर चेंजेस आफ्टर कमिंग ऑफ नेशनल असेंबली इन 1848। अब फ्रांस में भी नेशनल असेंबली आ गया, ठीक है। नेशनल असेंबली आने के कारण 1848 में ना क्या क्या बदलाव आया, तो वोटिंग राइट्स मिल गया मेन को, ठीक है, और मेन भी कितना साल, 21 साल, ठीक है। राइट टू वर्क इसको गारंटी कर दिया गया, भाई काम सबको मिलेगा, राइट टू वर्क होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। दिस रिवॉल्यूशन वॉज लेड बाय द एजुकेटेड। अब देखो लिबरल्स के द्वारा एक और रिवॉल्यूशन किया गया। ये रिवॉल्यूशन एडुकेटेड मिडिल क्लास के लोग कर रहे थे 1848 में, ठीक है, क्योंकि इनका डिमांड था, दे डिमांडेड नेशन स्टेट, ये नेशन स्टेट डिमांड कर रहे थे, ठीक है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन डिमांड कर रहे थे, फ्रीडम ऑफ प्रेस होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए, ये सब चीज़ ये लोग डिमांड करने लगे। तो जर्मन रीजन में अगर हम लोग बात करें तो जितने भी मिडिल क्लास पीपल है इन्होंने एक असेंबली क्रिएट किया, असेंबली बनाया, जिसका नाम पड़ा ऑल जर्मन नेशनल असेंबली, ठीक है। और इसमें लगभग 831 मेंबर्स थे, ठीक है, और ये चुने हुए मेंबर्स थे, इलेक्टेड थे। हुआ क्या कि 18 मई 1848 को ये 831 मेंबर्स एक चर्च में गैदर्ड हुए। ये चर्च कहाँ है, का नाम क्या है, संत पॉल, कहाँ पे है, फ्रैंकफर्ट में है, ठीक है। और इन्होंने यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया, ठीक है, वहाँ पे इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया। अब वहाँ पे इन लोगों के लिए सिर्फ एक ही प्रॉब्लम था। क्या प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम ये था कि ये जो 831 मेंबर्स हैं ये सब मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, ठीक है।
और ये लोग क्या किए कि जितने भी वर्कर्स और आर्टिसंस थे उन सब को ये लोग इग्नोर कर दिए, जिसके कारण इनका जो मेंबर 831 मेंबर्स जो है ना वो सपोर्ट लॉस, मतलब सपोर्ट खो दिए। जितने भी वर्कर्स और आर्टिसन का सपोर्ट था वो खो दिए, जिसके कारण 831 मेंबर्स का जो डिमांड था वो कमज़ोर पड़ने लगा। फिर भी ये लोग क्या किए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ये लोग बनाया है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ये लोग लेके प्रूसिया के राजा फेडरिक विलियम फोर के पास गए, ठीक है। और लेकिन ये राजा भी यहाँ पे देखा कि इस लोगों को, जो छोटे वर्कर्स और आर्टिसन सब है, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण ये किंग भी इस बात के लिए एग्री नहीं किया और कॉन्स्टिट्यूशन पर साइन नहीं किया, और लास्टली ये डिमांड कॉल्ड ऑफ हो गया, ठीक है। और इनके डिमांड को बंद करवाया गया आर्मी के हेल्प से। कौन बंद करवाया? किंग ऑफ प्रूशिया। समझ में आई ये चीज़? प्रूशिया के राजा आर्मी की मदद से ये मूवमेंट तो बंद करवा दिए, लेकिन मोनार्की को यहाँ रियलाइज़ हुआ कि अगर हम लिबरल नेशनलिस्ट को कुछ कंसेशन नहीं देंगे तो हो सकता है ये आगे जाके और हम लोग को, हमारे सोसाइटी को दिक्कत करेगा। तो मोनार्की यहाँ पे उन लोगों को कुछ कंसेशन दिए। कंसेशन जैसे कि सर्फडम एंड बॉन्डेड लेबर को एबॉलिश कर दिया गया हैब्सबर्ग में भी, ठीक है। और हंगेरियंस वेर ग्रांटेड ऑटोनॉमी इन 1867, स्वयं शासन का हंगेरियंस को अनुमति दे दिया गया कि 1867 में अब जाइए स्वयं खुद में शासन कीजिए, ठीक है। तो ये सब कुछ ऐसे काम थे जो लोगों को खुश करने के लिए किया गया मोनार्की के द्वारा।